बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर गुज़िश्ता 2.5 साल से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन थी। हम हारे बांग्लादेश से 2 मैच, फिर हमें इंग्लैंड के खिलाफ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद बातें होने लगी कि यार पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पे जा रही है और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट हार चुके थे, यानी मुसलसल 6 टेस्ट हारे, और इस सब में कैप्टन थे शान मसूद। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहा था कि यार ये कैसे कैप्टन है, हारे जा रहे हैं, इनको चेंज किया जाए। लेकिन पीसीबी ने इन पर एतमाद बरकरार रखा शान पे, और इनको फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी क़यादत सौंपी। उसके बाद आपके सामने है कि पहला मैच पाकिस्तान हारी, फिर ज़बरदस्त कमबैक करते हुए अगले दोनों मैचेस में इंग्लैंड को शिकस्त दी और सीरीज़ भी अपने नाम की। जो 2.5 साल एक जमूद था वो ख़त्म हुआ। स्पिनर्स की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, शान ने भी सीरीज़ में सेंचुरी बनाई, कैप्टनसी उनकी अच्छी रही, अब सब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आज हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से शान मसूद। उनसे हम इस सीरीज़ के बारे में पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम की काया बिल्कुल पलट गई। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि क्या उस वक्त आपके एहसासात थे जिस वक्त पहला मैच पाकिस्तान टीम खेल रही थी, 500 से ज़ायद रन किए और उसके बाद इंग्लैंड ने 800 से ज़ायद रन बना दिए, फिर पाकिस्तान मैच भी हार गया। बड़ा अफसोस तो हुआ होगा, और क्या आपको लग रहा था कि यार अब कमबैक करना आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या सीरीज़ जीत सकेंगे या फिर एक और क्लीन स्वीप? क्या उस वक्त आप सोच रहे थे एग्जैक्टली? थैंक यू सलीम भाई शो पे बुलाने का। देखें, सेकेंडली बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट था। हम पहले ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी था कि हम जिस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आए हैं इस साल में, हम चीज़ों को चेंज करें। और देखें, जब चेंजेस करते हैं, जब एफर्ट्स करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, उनमें बेहतरी नज़र आए, तो उसमें हमें रिजल्ट्स की शक्ल में भी 2 विन्स नज़र आई एक साथ, होम सीरीज विन नज़र आई। तो आई थिंक सबसे बड़ी, देखें एट द एंड ऑफ द डे, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट फैन से पूछेंगे या किसी भी स्टेक होल्डर से पूछेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने चीज़ों को टर्न अराउंड किया और एक सीरीज जीती जो हम सबको बहुत ज़रूरत थी। जब पाकिस्तान टीम पहला टेस्ट हारी तो अमूमन ऐसा होता है, एक पैनिक बटन दब जाता है। लोग कहते हैं कि भाई अब किस तरह से कमबैक किया जाएगा। यकीनन आप लोग भी बड़े परेशान होंगे, लेकिन फिर जो नई सिलेक्शन कमेटी आई उन्होंने एक साथ 4 चेंजेस कर दी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद, चारों को बाहर कर दिया। सरफराज तो खैर खेल नहीं रहे थे, लेकिन 3 अहम प्लेयर्स बाहर हुए। तो एक हारी हुई टीम अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बाहर कर दे तो थोड़ा सा और खदशा होता है कि कहीं और परफॉर्मेंस ना ख़राब हो जाए। लेकिन फिर जो दूसरे प्लेयर्स आए, ख़ास तौर पे जो स्पिनर्स आए, उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो आपको क्या एतमाद था कि जो नए प्लेयर्स आए हैं ये टीम की काया पलट देंगे? और बात हुई थी प्लेयर से आपकी जो ड्रॉप हुए थे? भाई, टू बी ऑनेस्ट, जब इंग्लैंड सीरीज हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें देखें, हमने एक चीज़ चीज़ की बात की थी आपस में एज ए टीम, एज प्लेयर्स, के देखें हम बांग्लादेश से सीरीज हारे हैं और वो काफ़ी एक अपसेटिंग चीज़ थी, एक हर्टफुल चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। और हमें इस वक्त बोर्ड ने बैक किया है, सिलेक्टर्स ने बैक किया है कि ऑलमोस्ट टीम खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को चेंज करें। तो जो वो रिस्पॉन्स था लीडिंग अप टू द टेस्ट मैच और टेस्ट मैच के पहले 2 दिन, आई थिंक वो बहुत, मतलब उम्मीद थी उसको देख के कि अच्छा अब चीज़ें शायद हमारी तरफ बदल रही हैं। मैं ये समझता हूँ पर्सनली, देखें विकेट्स फ्लैट हो सकती हैं, मैं मानता हूँ, बट जब आप 556 रन करते हैं एज ए टीम, हम पहली टीम बने जो उसके बाद एज एन इनिंग से हारे 556 रन करके। आई थिंक वही वही चीज वो थोड़ी हर्टफुल थी। और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि आप किधर भी खेलें, चाहे वो विकेट फ्लैट हो, टर्निंग हो, सीमिंग हो, अच्छी टीम को उधर रिजल्ट्स निकालने। और टेस्ट मैच का एक असूल है, अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है तो आपने 20 आउट जरूर करने हैं। तो हमें वो लग रहा था कि किसी तरीके से जो 20 आउट करने की हमें जो एज ए टीम एक वो एबिलिटी थी, वो थोड़ी सी लैक कर रही थी। और वो चीज थी जिसने आई थिंक इंग्लैंड को अलाउ किया इतनी आसानी से खेलना और 800 रन करना। और देखें, जब आप तीसरी इनिंग में आएंगे ऐसी सिचुएशन में, ऑलमोस्ट 300 का डेफिसिट होगा और सिर्फ मैच बचा पाएंगे या हार पाएंगे, तो वो हमें इम्प्रूव जरूर करनी है और करनी पड़ेगी। बट
उस वक्त ये होता है कि आपको जीत नजर नहीं आती, और वो एक बहुत ही एक अननेसेसरी सिचुएशन होती है एज ए टीम, वेयर एज आप ये चाहोगे कि आप गेम में रहो और वो तीसरी इनिंग में आप एक ऐसा स्कोर करो जो चौथी इनिंग्स में आपको मैच जीतने की सलाहियत दे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से कोई बात हुई थी आपकी? आई थिंक समटाइम्स होता है कि कभी कभार ब्रेक लेना भी बहुत अच्छी चीज होती है, और वो इंडिविजुअल भी और टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हम सब ने देखें, ऐसा नहीं हुआ कि बस आए और ये डिसीजन हुआ, हम सब बैठे, सिलेक्टर से मीटिंग हुई होटल में ओवर ओवर 2-3 आवर्स। अगले दिन मैच के उसमें भी जब ट्रेनिंग सेशन में गए, जब स्क्वाड भी अनाउंस हो गया था, तब भी हमने एक मीटिंग की थी पिच साइड पे, जो काफी लोगों ने देखी थी, और डिसीजन यही लिया था कि हम इस वक्त कैसे कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, किन कंडीशंस में खेल सकते हैं जो हमें 20 विकेटें लेना अलाउ करें, और जो जिसपे हमारा बैटिंग यूनिट एक ऐसा फर्स्ट इनिंग्स एटलीस्ट स्कोर करे कि जो हमारी बॉलिंग को मैच करे। तो ये उस वक्त आई थिंक मोस्ट फीजिबल डिसीजन लगा कि फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली इस ट्रैक पे इतना इतना हमें फायदा नहीं देंगे, और जहाँ तक बाबर की बात हुई, आई थिंक एक एक डिसीजन लिया गया कि यहाँ आई थिंक थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं। वो काफ़ी क्रिकेट खेली है, तीनों फॉर्मेट्स खेले में भी, एक ब्रेक उनको रिजुविनेट करेगी एक एक और बेहतर प्लेयर में जो ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसमें उससे उनको वापस गेम में लाएगी। तो एक कलेक्टिव डिसीजन था, और आई थिंक यही था कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, और देखें सब अपना हाथ खड़ा किया उन लोगों ने, कामरान गुलाम ने, साजिद ने, नुमान ने। तो ये बहुत हार्टनिंग साइन था पाकिस्तान टीम के लिए। और देखें मेरे टेन्योर में ऑलरेडी हमने ये चीज़ ट्राई की थी ऑस्ट्रेलिया में, जब खुरम शहजाद आए, आमिर जमाल आए, मीर हमजा आए, ये वो लोग थे जो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली 3-3 साल से बॉलिंग, मोहम्मद अली आए, आउट किए हुए थे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और देखें अच्छी बात है कि जब आपका स्क्वाड का रोस्टर बड़ा होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्लेयर्स को खिला सकते हैं एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। क्या बात हुई थी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी साहब की? देखें सलीम भाई, बात कम्युनिकेशन, मैंने भी, जेसन ने भी हमेशा कोशिश की है कि हर प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करें। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन की डिटेल्स आप प्राइवेट रखते हैं, एक एक रिस्पेक्ट रखते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है एक इंटरनल चीज़ होती है, और बस ये कोशिश हमेशा होती है कि कम्युनिकेट करें, चीज़ों की ओनरशिप लें। एज ए लीडर आपको ओनरशिप भी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे आप ही वो डिसीजन ले रहे हैं, तो किसी और पे वो डिफ्लेक्ट करना बहुत आसान होता है। बट देखें एक कलेक्टिव डिसीजन था, टीम का डिसीजन था, और देखें वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं और खुले रहेंगे। और आई थिंक एक ब्रेक उनको दी, और जिधर वही हमने कहा कि जहाँ लगेगा कि भाई अब ये लोग वापस आ गए, अच्छा इन्होंने टाइम अपने आप के साथ स्पेंड किया है, फिट हैं, रेडी टू गो हैं, टीम टीम के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसी तरीके से हम सबको इंडक्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट जो हुआ मुल्तान में, वो इस्तेमाल शुदा पिच पे हुआ, मुसलसल दूसरा मैच, और बड़ी उस वक्त क्रिटिसिज्म भी आई कि यार ये क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिच पे 2 टेस्ट एक साथ खेले गए हों। तो उस वक्त आपका क्या ख्याल था, आपको क्या लग रहा था? फिर जब ये फैसला अच्छा साबित हुआ तो हर तरफ से तारीफें भी हुई, तो ये आइडिया भी किसका था वैसे? सलीम, इसमें इसमें दो चीजें, एक तो हम बहुत क्विकली आई थिंक ना, आइडिया जो होता है, हम चाहते हैं कि अच्छा हम क्रेडिट किसको दें, या अगर हम हारते हैं हम कहते हैं अच्छा हम किसको किसको जिम्मेदार दें। आई थिंक वो बहुत एक इंडिविजुअल वे में देखी जाती है वाली चीज। आई थिंक आप ये देखेंगे क्रिकेट एक टीम गेम है, और टीम गेम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 11 प्लेयर्स उतर रहे हैं इसमें। आप ये देखें सलीम भाई कि क्रिकेट बोर्ड है, आपका आपकी मैनेजमेंट है, आपके प्लेयर्स हैं, आपके फैंस हैं, आपका मीडिया, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब भी हम कहते हैं अच्छा इसका क्रेडिट इसको दे देते हैं, नुकसान इसको दे देते हैं, वो इंडिविजुअल चीज पे जारी होती है, उससे कभी टीम नहीं बनेगी। टीम तभी बनती है जब कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, और आई थिंक ये कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है। इसमें आप सिलेक्टर्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट देंगे, और इसलिए देंगे कि सिलेक्टर्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए थे। लास्ट मोमेंट में आके 2 दिन बाद टेस्ट मैच है, इतना आसान नहीं होता चीजें डिसाइड करना, चेंज करना। यूज पिच पे हम इसलिए खेले थे कि
हम जो फ्रेश पिच भी हम तैयार करवाना चाह रहे थे वो स्पिन विकेट ही तैयार करवाना चाह रहे थे। हम इवन फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने आइडिया से हम स्पिन विकेट पे खेलने गए थे, बट उसका रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिफरेंट था। हुआ ये था कि पिच में पानी बहुत ज़्यादा दे दिया गया था स्क्वायर को, और ऑप्शन ये था कि अगर हम फ्रेश पिच पे खेलेंगे तो वो कभी टूटेगा नहीं। इससे बेहतर है कि हम यूज जो हुई हुई थी पिच उसी को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा रोल करते हैं उसको, उसकी शक्ल को बेहतर बनाते हैं और उस पर खेलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, ऑलरेडी ड्राई है। तो वो शायद तीसरे दिन चौथे दिन वो टूटना शुरू हो जाएगा और एक रिजल्ट उस पर पॉसिबल होगा, और स्पिनर्स का 20 आउट करना उस पर पॉसिबल होगा। तो एक कलेक्टिव डिसीजन था। सिलेक्टर्स आए हमारे साथ, मुल्तान में बैठे। अगले दिन पिच पे हम सब ने ऑलमोस्ट 1 घंटा मीटिंग की, और सब ने यही सोचा कि किस तरीके से हम इस पे 20 आउट कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। कामरान गुलाम ने दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया। एक तो डेब्यू का वैसे ही प्रेशर होता है, बड़े अरसे बाद उनको चांस मिला था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का। फिर जिसको वो रिप्लेस कर रहे थे वो बाबर आजम, दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में उनका नाम शामिल है, क्योंकि अभी आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन बाबर की एक क्लास है। तो दोहरे दबाव के शिकार होंगे कामरान, लेकिन डेब्यू पे ही उन्होंने सेंचुरी कर दी। बाद में एक आध इंटरव्यू में उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ भी की थी कि शानी भाई ने बड़ा मुझे हौसला दिया जिसकी वजह से अच्छा मैंने परफॉर्म किया। तो बताएं ज़रा उनके बारे में कुछ। आई थिंक देखें सलीम भाई, जो उसने किया है वो, उसने जो जो इनिंग्स खेली है, जो जिस कंडीशंस में जिस सिचुएशन में खेली है उसने और साइम ने, वो जो पार्टनरशिप थी उसकी वजह से हमने 366 रन किए, जिसने हमें मैच में आगे आगे डाला। इसमें इसमें उसकी मेहनत है। और देखें वो प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों साल उसने परफॉर्मेंस की है, और आई थिंक मुझे भी पता है टीम से बाहर रहना, ड्रॉप होना, बगैर खेले हुए एट टाइम्स ड्रॉप होना, डोमेस्टिक में हजारों रन्स करना। आई थिंक सिर्फ एक चीज आप कर सकते हैं एज ए लीडर, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कभी कभार हम कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं जब उसको नहीं खिलाया है, या उसको जैसे पहला टेस्ट था उसको उसको 15 ही हम अकोमोडेट कर सकते थे, तो हमने कहा था कि आपको डोमेस्टिक वनडे खेलने भेज रहे हैं, बट आप स्क्वाड का हिस्सा हो। वो कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होती हैं, लेकिन कोशिश यही की कि कम्युनिकेशन रखी, उसको हमेशा हौसला अफजाई दी कि आप ही नेक्स्ट प्लेयर हो, जैसे ही मिडिल ऑर्डर में जगह बनेगी आप ही आके खेलोगे। और इसमें देखें सिलेक्टर्स जो पहले भी थे और जो अभी भी थे उनको भी क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने भी उसको उसी तरीके से देखा, क्योंकि देखें जब चीजें चेंज होती हैं तो आराम से जो आपके पहले प्लान में होता है वो शायद उस वक्त फिर नहीं अगले प्लान में फिट होता। तो ये उसकी मेहनत है। कोशिश की है कि स्क्वाड में कंसिस्टेंसी रखें, कम्युनिकेशन रखें, कि जो नेक्स्ट बंदा है उसको उसका डिजर्विंग चांस मिले, और उसको भी उतना चांस मिले जो करंट प्लेयर को मिले। और देखें जहां तक आपने बात की वो बाबर आजम को रिप्लेस कर, कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हमने भी चीजें पढ़ी थी मैच से पहले, कि ऐसा लग रहा था कि वो कंपटीशन वाइज बाबर को रिप्लेस करे। देखें पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, बाबर किया गया था, वो आया था खेलने, उसने अपनी यूनिटी, उसने एस कामरान गुलाम उसने पाकिस्तान के लिए रन्स की, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डेब्यू में आके एक ऐसा 100 करना जिसने टीम को एक अच्छी पोजीशन सेट करके दी। नौमान अली और साजिद खान कम बैक किया सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में भी उम्दा परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 39 विकेट्स ले गए, यानी 1 विकेट उन्होंने छोड़ दी थी। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, तो आपके ख्याल था कभी, या कभी सोचा था कि यार ऐसा होगा कि 2 बंदे ही मिलके हमें यार 20 विकेट लेना मुश्किल है, या 39 विकेट 2 बंदे ही मिलके ले लेंगे? बिल्कुल। आई थिंक देखें हमें उस 1 विकेट पे भी हम चीजें भी देखनी चाहिए। हमें 1 विकेट पे भी जाहिद को क्रेडिट देना चाहिए कि वो जेमी स्मिथ की विकेट थी, 3 छक्के उसने पिछले ओवर में खाए थे, वापस आके उसने उसको आउट किया, हमने जरा सी फील्ड में एडजस्टमेंट्स की। ये चीजें एज ए टीम काउंट होती हैं। फिर जहां आपने बात की साजिद और नुमान की, देखें किसी भी कप्तान के लिए आई थिंक बहुत रिफ्रेशिंग चीज होती है कि जब उसके बॉलर्स लंबे लंबे स्पेल कर रहे होते हैं। और देखें बहुत सारे ऐसे वक्त थे उन टेस्ट मैचेस में जहां आउट नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी बॉलिंग कर रहे थे, और वो वाली बॉलिंग कर रहे थे जो टीम की रिक्वायरमेंट थी। एक वक्त जब इंग्लैंड सेकंड टेस्ट में जब उनके 212 पे 2 आउट थे, उधर कंसिस्टेंट रहना, उधर रन रेट को थोड़ा नीचे लाना, एक जो रूट की विकेट लेना, उसके बाद जैसे दरवाजा खुला, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। फिर दोनों ने जो बैट से रन्स कंट्रीब्यूट किए हैं,
नोमान ने पहली इनिंग्स में मुल्तान में, साजिद ने दूसरी इनिंग्स में मुल्तान में, फिर दोनों ने जो पहली पहली इनिंग में रन्स किए रावलपिंडी में। टीम गेम है जैसे मैं आपसे कहता हूँ, और ऐसी ऐसी और वो कैरेक्टर्स थे। साजिद का कैरेक्टर अलग था। साजिद का कैरेक्टर वो था कि थोड़ा अग्रेसिव था, दूसरी टीम को छेड़ना, दूसरी टीम के ऊपर हावी रहना। नोमान डिफरेंट था। नोमान काम था, उसका ये होता था कि कप्तान बस मुझे बॉल दो, वहां से साजिद अटैक कर रहा है, यहाँ से मैं आपको रन्स रोक के दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होती है। और हम ना कभी सिर्फ सिर्फ स्टैट्स देखते हैं, इसने 6 आउट किए, इसने 150 रन किए, लेकिन आप ये भी देखें कि साजिद ने जैसे जब 6 आउट भी किए तो उसने 100 रन दिए हुए थे। और उसका आप ये फायदा देखें, जो जिसने दूसरे एंड से बॉलिंग की उसने 3 आउट किया और उसने सिर्फ 40 रन दिए। इसी तरीके से साजिद आउट कर रहा था, एग्रेसिवली आउट कर रहा था, और नुमान कंसिस्टेंटली एक प्लान बना के टीम को ट्रैप कर रहा था। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और इनको थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन करके देखनी चाहिए बनिस्बत के इसने 6 आउट किए, इसने 10 आउट किए, इसने 100 रन किए। जैसा कि आपने भी कहा था एक इंटरव्यू में, और हम लोगों ने देखा भी, बॉल लगी थी साजिद को, खून उनकी शर्ट पे भी लगा हुआ था। यानी यकीनी तौर पे हम यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस फतह के लिए उन्होंने अपना खून पसीना दोनों बहाया है। बिल्कुल, खून पसीना उसने मुल्क के लिए दिया है, टीम के लिए दिया है। और देखें कैरेक्टर है ना। एट द एंड ऑफ द डे सलीम भाई, ये चीज देखने की कि यस, क्रिकेट स्किल्स का गेम है, क्रिकेट नंबर्स का गेम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। हम सब ने डिसीजन लेना है, और डिसीजन कौन अच्छा लेगा या टीम के लिए कौन अच्छा लेगा, जिसका आपको कैरेक्टर का पता होगा, और कैरेक्टर में आप उस कैरेक्टर को ट्रस्ट करोगे। साजिद का जो कैरेक्टर था वो लड़ने वाला था, वो टीम के लिए ऐसा था कि भाई कुछ भी होगा मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो आप फील्ड में आप उसे देखते। या इवन एक छोटी सी चीज जो टीवी पे मिस आउट होती है, कि जब वो बॉलिंग करने आ रहा होता था, वो बाउंड्री पे होता था, अच्छी फील्डिंग करता था, फिर भाग के अंपायर को कैच के अपना अगला ओवर करने के लिए रेडी होता था। तो ये वो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने टीममेट्स में चाहते हो। और आई थिंक इस वक्त आपको नजर आई हैं पिछली 2 टेस्ट मैचेस में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और इवन इसमें मैं दूसरों का भी पॉइंट आउट करूंगा, जैसे आमिर जमाल थे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनका फील्डिंग में एटीट्यूड था, जो बैटिंग में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस की। आराम से बंदा कह सकते हो मुझे तो मेरी बॉलिंग नहीं मिल रही, बट ये कैरेक्टर्स हम चाहते हैं, ये एटीट्यूड चाहते हैं कि वो किसी भी वे में, चाहे वो फील्डिंग में उसने बेन स्टोक्स 3 रन ले सकते थे, उसने बाउंड्री पे स्टॉप किया, डाइव मार के थ्रो की, सिर्फ 2 रन लिए, और अगली बॉल पे बेन स्टोक्स ने नोमान का बॉल छोड़ दिया जो उनके पैड्स पे लग गया। तो ये वो चीजें बहुत मैटर करती हैं टीम स्पोर्ट्स में। एक प्लेयर हैं सलमान अली आगा, बड़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अब ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इस सीरीज़ में भी अच्छा वो खेले, तो आप भी बड़ा खुश होंगे कि यार एक अच्छा प्लेयर मिल गया है मुझे लोअर ऑर्डर में भी। बहुत अच्छे। आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स सलमान अली आगा। और सबसे अच्छी बात है कि देखें, प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर ऐसे बैट्समैन है जो ही भी बैटिंग कर सकते हैं, बट उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टीम के लिए कि वो ऐसे नंबर पे बैटिंग करते हैं जिससे उनके दूसरे टीममेट्स को भी थोड़ा कुशन मिलता है। जैसे हमने रिजवान को 6 पे रखा है, उससे होता क्या, रिजवान अपना नेचुरल गेम खेल सकता है, क्योंकि हमें पता है इसके पीछे आगा है, इसके पीछे आमिर जमाल है, वो उसको कुशन देंगे कि खुदा ना खास्ता वो आउट भी हो गया अपना नेचुरल गेम खेलते हुए, तो पीछे हमारे पास हमारा वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स हैं। और ऐसी सिचुएशंस में रन्स किए हैं, प्रेशर सिचुएशंस के फायदे के रन्स होते हैं। एक लीडर है टीम में, आई थिंक वो लोग हैं जिनको मैं कंसिस्टेंटली कंसल्ट करता हूँ। आई थिंक डीआरएस में वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे ज्यादा हेल्प करता है डीआरएस में। उसकी 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 गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से सऊद शकील हैं, ये वो लोग हैं जो आपको बहुत मेच्योर होते हुए नजर आए इन 2 साल में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं जो पाकिस्तान को बहुत सर्व करेंगे इंशाल्लाह आगे। ओपनिंग में कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसाइल भी ज़रा थोड़े मुनफरिद किस्म के हैं। यानी ओपनर पहली विकेट आपकी जल्दी गिर जाती है, लेकिन एक मैच में साइम स्कोर करते हैं तो अगले में अब्दुल्ला कर लेते हैं। यानी एक नहीं है कि कोई एक बैटर नाकाम है, दोनों की ऐसे ऑन और ऑफ चल रहा है। तो बीइंग ए कैप्टन आपको कोई तशवीश है ओपनिंग के हवाले से, या आपको लगता है कि चल रहा है जैसे बेहतर हो सकता है? और सलीम भाई देखें, मैं वही कहता हूँ कि हर किसी का अलग तरीके से देखना। और जी, आप इसको सिर्फ स्टेटिस्टिकली देख सकते, कह सकते हैं कि हाँ अप टू द मार्क वो नहीं हुई है। एज ओपनिंग पार्टनरशिप्स हमें वो ओपनिंग पार्टनरशिप्स उन दोनों का एक साथ रह के वो नहीं मिली हैं जो एक टीम चाहती है मिले। बट इसमें इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये चीज़ है कि
जो हम दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेले, और आप अगर इंग्लैंड को भी देख लें, आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल था टॉप ऑर्डर के लिए रन्स करना। इन टर्म्स ऑफ बॉल हार्ड था, नया था, वो थोड़ी थोड़ी स्पिन लेती थी बॉल, सिचुएशन पिच का आइडिया उस वक्त नहीं होता था। सब बाकी जब आते हैं नंबर्स 4 5 6 पे, या जैसे लोअर लोअर ऑर्डर भी आते हैं, उनको एटलीस्ट पिच का आइडिया हो जाता है, बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, एक बेस बन जाता है। दूसरा ये है, दोनों यंग ओपनर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने अपने प्लेयर्स में, अपने फ्यूचर प्लेयर्स में, और आपको कहीं ना कहीं लोगों का इवन फेलियर बर्दाश्त करना होगा। तो ये वो दो लोग हैं जिन्होंने, अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी दी हैं पाकिस्तान के लिए। साइम अभी बिल्कुल नए, लेकिन साइम ने जो लेवल गुलाम पे उस तरीके से उन पिच पे इतनी जल्दी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करके खेलना। बांग्लादेश से उन्होंने 2 बहुत अच्छे 50 किए। अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में 2 आपको सिंगल हैंडेडली करके आपको टेस्ट मैचेस आए हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमेशा एक सेशंस में हमेशा रन्स किए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, और हमारे पास बैकअप में भी बहुत लोग हैं। राइट नाउ स्क्वाड में भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक रन्स किए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उम्मीद यही है कि जितनी इनको बैकिंग दी गई है, जितनी स्टेबिलिटी दी गई है, ये इवेंचुअली इसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करे। एक टेस्ट जो हुआ पहला, उसमें फास्ट बॉलर्स ने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की थी, बाद में तो फिर स्पिनर्स ही बॉलिंग करते रहे। और एक तरह से पिच का भी उसमें कसूर था कि पिच में मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन आपकी अगली जो सीरीज़ होगी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होगी, टेस्ट सीरीज़, वहाँ पर ही जाके 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वहाँ की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो पेसर्स अभी इस सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, फिर जब दोबारा जाएंगे खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में वहाँ पर फिर अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी उनकी? देखें, आई थिंक हमें एज ए टीम हमें ये देखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से सबसे करीब कंडीशंस कौन सी थी जो हमने रिसेंटली खेली हैं। और हम कह सकते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 टेस्ट मैचेस थे, पर्थ और मेलबर्न में, वो काफ़ी सिमिलर कंडीशंस होंगी। और अगर हम देखें एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट, हमने दोनों टेस्ट मैचेस में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको नज़र में रखते हुए, अपने फास्ट बॉलर्स को आइडिया है कि भाई हम वहाँ ऐसी कंडीशंस में गए हुए हैं, हमने आउट किए हुए हैं, और थोड़ी हमें जो लग रहा है, अभी देखें कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते, बट जो हमें लग रहा है कि हमें फास्ट, थोड़ी सीम फ्रेंडली, पेस फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी, तो कोशिश यही होगी कि एज अ बैटिंग यूनिट आपने उन कंडीशंस में कितने रन्स करके देने हैं अपनी बॉलिंग को, ताकि वो 20 आउट करें, और ऐसे करें कि वो 20 आउट मैच विनिंग उसमें रिजल्ट करें। तो आई थिंक हम अच्छे हाथों में। अभी इवन ऑस्ट्रेलिया जाना, कुछ लोग ऐसे हैं वाइट बॉल में जो जो उस ऑब्वियसली उस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। तो और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शुरू हुई है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक हो रही है। तो खुरम शहजाद वापस आए, उन्होंने पहले मैच में आउट किए हैं। तो ये वो बहुत इंकरेजिंग साइंस है जो हम अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं साउथ अफ्रीका में। अपनी फॉर्म के हवाले से कुछ बताएं। आपने अच्छी इनिंग्स भी कुछ खेली, लेकिन जो आखिरी इनिंग थी आपकी, वो एक बिल्कुल कमाल की थी, मुख्तसर, लेकिन जिस तरह से आपने एक ही ओवर में वो चौके लगाए और मैच ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल जारहाना अंदाज में आप नज़र आए। तो क्या असल शान मसूद वही है, और कैप्टनसी की वजह से कि यार कहीं मैं तेज़ खेलने के चक्कर में जल्दी आउट ना हो जाऊं, आप फिर वैसे देखभाल के खेलते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त प्रेशर नहीं था, एक छोटा हदफ था, सारी विकटें काफ़ी बाकी थी, तो इस वजह से आप फिर अपने असल रंग में नज़र आए? सलीम भाई, अगर आप जनरली मेरी बैटिंग देखें, जब से मैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वापस आया हूँ 2022/23 में, मेरी सक्सेस ही तेज औसत से रन्स करने की रही है। हमेशा स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ, और उसमें आई थिंक काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और देखें, राइटफुल भी होता है कि 30-35 रन्स करके अच्छे, या कुछ 50 करके अच्छे, रन बॉल 50 करके आउट होना। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जहां भी मैं जाऊं रन्स करूं, डिफरेंस हो उन रन्स का। बहुत सारे स्टार्ट्स हुए हैं जो कन्वर्ट नहीं किए, और आई थिंक वो एक चीज़ है जो जो डेफिनेटली बेहतर करनी है। उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा, देखें मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक टीम की बात कर रहा हूँ। हमने कलेक्टिवली एज अ बैटिंग यूनिट हमने रिस्क्स ली हैं। हम ऐसी ऐसी कंडीशंस में खेले हैं कि जो ज़्यादा हमने कोशिश की है कि 20 विकेटें वाली कंडीशंस में हमने अपने आप को एक्सपोज किया। और देखें, ऑस्ट्रेलिया तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनकी कंडीशंस ही ऐसी होती हैं। बांग्लादेश से हमने कोशिश की थी कि हम
पिच पे ग्रास रखें, 10-10 12-12 मिलीमीटर हमने ग्रास रखा, क्योंकि हमारी सोच एज अ बैटिंग यूनिट ये थी, भाई हमें ना 500-600 रन करने, हमने उतने रन करने जो हमारी टीम को हेल्प करे मैच जीतने में। उसमें चाहे हमारे 10 रन हो, 15 रन हो, जो टीम को रिक्वायर्ड हो, या हमारे 200 रन हो। देखें, जरूरी नहीं है हर कंडीशंस में 200 होगा, हर कंडीशंस में 300 होगा। उसी तरीके से जब हम इंग्लैंड से खेले, तो हमने ये जो दूसरा और तीसरा टेस्ट था, हमारा भी यही मैसेज था फिर, कि हम लोग 250 रन पे आउट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने दूसरी टीम को उससे नीचे आउट करना है, हमने 20 आउट करने हैं। तो हमने भी एज अ बैटिंग यूनिट स्पेशली होम कंडीशंस में सैक्रिफाइसेस दी हैं कि हमारी एवरेजेस नहीं मैटर करती, हमारी स्टैट्स मैटर करते, हमने उतने रन्स करने जो उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से जब हम पिंडी में फाइनल टेस्ट खेले थे, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि साउथ के साथ पहले मेरी पार्टनरशिप हुई 50 रन की, दूसरी रिजवान की हुई 50 रन की। मैंने खेली 70 बॉलें, रिजवान ने खेली 50 बॉलें। 120 बॉलें हमने खेली, अराउंड 120 बॉलें शायद साउथ ने खेली। तो 35-40 ओवर की वो पार्टनरशिप्स लगी हैं, 100 रन उसमें बने। उससे हुआ क्या, उससे बॉल सॉफ्ट हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हम गलत वक्त पे दोनों आउट हुए। वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसके बाद ठीक है हमने बॉलें खेल ली, हमने आउट होना है, वो हमसे जरूर गलती हुई है। लेकिन उससे हुआ क्या कि जो आपके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, उनके लिए बॉल ऐसी कंडीशन में हो गई थी कि जहां काम थोड़ा आसान हो गया था और रन्स करना थोड़ा आसान हो गया था, और उन्हीं रन्स ने हमें फिर मैच जिताया। तो वही मैं कहता हूँ कि ये एक टीम गेम है। कभी कभार पर्सनल स्टेटिस्टिक्स थोड़ी नीचे जाएंगी, डिप होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मैच की रिक्वायरमेंट से ना हटे। हाँ, जहां आप टीम के लिए रन्स नहीं कर रहे, या आप बिल्कुल ही अगेंस्ट द सिचुएशन खेल रहे हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बट आई फील के हम लोग एज अ बैटिंग यूनिट ये कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से किसी भी कंडीशंस में अपनी बॉलिंग के लिए हम इतने रन्स करें कि वो हमें 20 आउट करके दें। बेस बॉल का इंग्लैंड के बड़े चर्चा था, आप लोगों ने तो उसको बिल्कुल अपने स्पिन के ज़रिए ख़त्म कर दिया, और हर जगह यही आ रहा है कि जी पाकिस्तान ने बेस बॉल का तोड़ ढूंढ लिया। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भी आप अगर सारे टेस्ट मैचेस देख लें, मतलब स्पेशली आखिरी दो, आसान काम नहीं था। हम भी ऐसी सिचुएशंस में थे जहां हम मैच में नीचे थे और वो आराम से वहां से मैच जीत सकते थे। जैसे मुल्तान में जब आगा के 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, उस वक्त हमारी सिचुएशन काफ़ी, मतलब हम बिल्कुल दरमियान में थे। 200 की लीड भी नहीं थी, और उस वक्त 6-7 आउट हो जाते और 200 या 220 का टारगेट होता, तो कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होता। आसान नहीं होता, लेकिन डिफरेंट गेम होता। पिंडी में भी इसी तरीके से हम 180 पे 7 आउट थे, और क्या कहते हैं, हमने 344 कर लिया। उसी तरीके से जब हम बॉलिंग कर रहे थे पिंडी में, इंग्लैंड 110 पे 6 आउट थे, 18 पे 6 आउट थे, और उन्होंने 270 रन कर लिए। तो ये बिल्कुल आसान नहीं था। मोमेंट्स थे जहां मैच बिल्कुल बैलेंस में आता था, वहां हम इंग्लैंड से बेहतर खेले हैं, हमने उनसे कुछ चीज़ें बेहतर की हैं, चाहे वो बैटिंग में थे, चाहे वो बॉलिंग में थे। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे लिए खुशी की बात थी, फील्डिंग में हमने अपने चांसेस अवेल किए हैं। बहुत कम हमने फील्डिंग में मिस्टेक्स की हैं, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की है, कैचेस हमने ऑलमोस्ट अपने सारे लिए हैं, और चांसेस क्रिएट किए हैं फील्डिंग में, जिन्होंने हमें इन कंडीशंस में मैच जिताया। टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती, और हर बार हम लोग कहते हैं यार शायद इस बार ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पाता। अब भी ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर पाएगी। तो ज़ाहिर है आप कैप्टन हैं, आपकी भी ख्वाहिश होती होगी कि यार हम खेलें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से फिर कभी ऐसा मौका मिले? देखिए सलीम भाई, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक उसमें एक जो मेजर चीज़ थी, हमें हमें इसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। एटलीस्ट हमें अब थोड़ी सी, हमें होम पे हम रिजल्ट्स मिले, हमें होम पे एक सीरीज मिली है, तो हम जिस तरीके से प्लान कर सकते हैं अब एटलीस्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वो एक बहुत हार्टनिंग चीज़ थी। बट देखें, आपने कभी गिव अप नहीं कर सकते। आप अभी भी, हमारे 4 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, और ये 4 टेस्ट मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ टीम गोइंग फॉरवर्ड। 2 साउथ अफ्रीका में, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान में, और देखें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज टीम के पास हैं, हमारे पास है, कि हम इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। बाकी देखें, आगे जो चीज़ होगी उसको हम अकॉर्डिंगली बाद में प्लान करेंगे, बट इस वक्त आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम इन 4 टेस्ट मैचेस को जीतने पे फोकस करे। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची और उधर से इंडियन टीम भी आई,
तो बड़े अरसे बाद लोगों को इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि वैसे तो इंडियन टीम हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो बीइंग अ कैप्टन आपके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त लम्हा होगा वो, जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे और परफॉर्म करेंगे अच्छा। और आपको क्या लगता है, खेलना चाहिए आपस में? बिल्कुल सलीम भाई, आई थिंक एक मैंने वाइट बॉल का मैच खेला जो वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ, और ऐसी चीज़ मैंने कभी क्रिकेट में नहीं देखी। तो यही ख्वाहिश है, हम बड़े होते हुए भी हम इतने टाकरे वाले मैचेस देखते थे पाकिस्तान इंडिया के, और ख्वाहिश यही होती थी उस वक्त कि किसी दिन हम भी ये मैच खेलें। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी, और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ अगर नहीं हुई हुई हो पहले, और आप अगर करंटली आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चीज़ें चेंज करने की। मैच जब हम लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, कभी कभी कुछ ज़ाहिर है आवाज़ तो हमें नहीं आ रही होती, लेकिन कैमरे पे जो नज़र आ रहा होता है तो लोग अपनी अपनी कहानियाँ बनाते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, कहानियाँ बनाने में तो लोग बहुत माहिर हो गए। जैसे ड्रेसिंग रूम में आपकी कोच के साथ बात हो रही थी तो कहानियाँ बन गई कि आपकी लड़ाई हो गई कोच के साथ। शाहीन आफरीदी के आपने कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने हाथ हटाया तो कभी शाहीन तो बड़ी शानी से बड़ा नाराज़ है, उसने हाथ झटक दिया उसका। अब मज़े की बात यह है कि लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ वो पिक्चर देख के वो उसको कहते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा। तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तो जानता हूँ क्या आप थी, लेकिन आप लोगों को भी बताएं कि भाई ऐसा नहीं था। और ये क्या इस तरह का करना भी चाहिए, अज्यूम, या इंतज़ार करना चाहिए भाई जो बंदा है वो थोड़ी वजाहत तो दे? जी सलीम भाई, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि देखें, जो चीज़ सामने कैमरा पे होती है ना, हम उस पे उसको देख के हम बंदे की पूरी जिंदगी हम देख है ये की है, ये वो की है। तो आई थिंक ये समटाइम्स चीज़ें हर्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, इवन ऑन द फील्ड कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, उसको भी कम्प्लीटली डिफरेंट लिया जाता है। देखिए, आई थिंक बेस्ट होता है पूरी पूरी चीज़ अंडरस्टैंड करना, पूरी पूरी स्टोरी अंडरस्टैंड करना। और अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, उस पर ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर ओपिनियन पास करें। और देखें, किसी भी गलत ओपिनियन से किसी का नुकसान भी हो सकता है। आई थिंक जो इंसिडेंट आपने आपने वो किया, एक था जिसमें शाहीन को जिस कंधे पे बॉल लगी थी, उसी कंधे पे मैंने गलती से हाथ रखा तो उसने हटाया, तो वो लोगों ने कहा इन दोनों का आपस में फड्डा हो गया। या दूसरा, जब लितन दास ने बॉल बाहर फेंका, वो बॉल वापस आ गया था लिटरली 5 मिनट बाद, और अंपायर्स ने हमें वो बॉल नहीं दिया, हमें एक ऐसा बॉल दिया जो उससे 10-12 ओवर पुराना बॉल था। तो मैं उसकी कंप्लेन कर रहा था जेसन को, तो वो लोगों ने स्पिन ऑफ करके ये बना दिया कि भाई या इसकी कोच से लड़ाई हो गई है या प्लेयर से लड़ाई हो गई है। तो आई थिंक ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है। हम एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करने के लिए आए, जिताने के लिए आए। हम सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए, और हमेशा एज फैंस भी या एज मीडिया भी रिफ्रेन करना चाहिए कोई कंट्रोवर्शियल बात, अनलेस वो बात बिल्कुल आपके सामने हो कि भाई ये वाज़ेह तौर पे यही बात है और यही जो आपको दिख रहा है वही चीज़ है। मैच के बाद जो रमीज़ राजा साहब ने आपका इंटरव्यू लिया, उन पे कुछ स्टाइल और उनका सवाल पे कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बड़ा आपका साथ दिया, तो आप हर्ट तो हुए होंगे उससे? सलीम भाई, मैंने हमेशा बातों को फिल्टर करना सीखा है। मेरी उनसे हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, अच्छी बातचीत रही है। मैं कोशिश, मेरी जो पर्सनली जो हमेशा तरबियत रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को पर्सनली ना लूँ। और हमेशा अगर कोई ऐसी चीज़ सुनता भी हूँ तो हमेशा यही होता है कि काम मैनर में, रिस्पेक्टफुल मैनर में उस चीज़ से डील किया हो। और देखें, मेरे एंड से कभी भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। सबका अपना ओपिनियन होता है या अपना वे ऑफ, अपना स्टाइल होता है। एज एन इंडिविजुअल जो मेरा रिएक्शन है वो ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ऊपर, अपने रिस्पॉन्स पे, अपने रिएक्शन पर तवज्जो। बाद में रमीज साहब की वीडियो भी एक आ गई जिसमें उन्होंने आपको कहा कि शान तो मेरे लिए बेटे जैसा है। कोई उन्होंने आपको टेक्स्ट भी किया या कोई कॉल भी की कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए? आई थिंक वही मैसेज आई थिंक इनफ है। देखें, इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। इसको उन्होंने अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया। आई थिंक उस पे वो करना चाहिए। आई थिंक पब्लिकली करना भी बहुत बड़ी बात होती है, पब्लिकली किसी चीज़ का रिस्पांस देना। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ के इस केस को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया शान, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और शान मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी, ज़ाहिर है बहुत खुश है कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीती और टीम वर्क का नतीजा उन्होंने इसे करार दिया। स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा। बाबर आजम के हवाले से कहा कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, टीम में उनकी जगह हमेशा बरकरार है और वो आएंगे और ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। इसी तरह पेस अटैक से भी उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की। अपनी फॉर्म के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मुतमईन हैं और वो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े रन भी होते हैं लेकिन वो टीम के लिए बड़े काम आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट होना चाहिए और वो बहुत बेचैन है, कभी ऐसा होगा तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त लम्हा होगा कि वो खेलेंगे इंडिया के ख़िलाफ़। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।